हे गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। माय नेम इज अभयराज और आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे रेलवे और रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी आदि जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके जो प्रश्न आएंगे, जिसमें भूगोल के प्रश्नों का काफी वेटेज है। उसमें हमारा ये प्रश्न टॉप 100 भूगोल के प्रश्न चल रहे, ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें से हम पहले सेट में भूगोल को में 10 प्रश्नों का हल कर चुके हैं और इस सेट में हम 40 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 40 प्रश्न वो भूगोल के होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यदि आप इन सीरीजों को अच्छे से करोगे तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था। तो ऑप्शन ए साबुन बनाने के पत्थर, बी ग्रेनाइट, सी बलुआ पत्थर, डी संगमरमर। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट इसका आंसर है, क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर है वो ग्रेनाइट जो पत्थर है उनसे बनाया गया है। और ये जो मंदिर है ये चोल शासक हुए हैं, जिनको कहते हैं राज राज प्रथम। क्या कहा जाता है? राज राज प्रथम कहा जाता है। और इन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसी कारण से इस मंदिर का एक और नाम है जिसे कहते हैं राज राजेश्वर मंदिर। क्या कहते हैं? राज राजेश्वर मंदिर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, गुरु शिखर क्या है? ऑप्शन ए अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी, बी एक प्रसिद्ध सिख कवि, सी एक प्राचीन भारतीय सूफी संत, डी 19वीं सदी का साहित्य। तो दोस्तों गुरु शिखर है अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और यदि ये अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो उसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पड़ती है ये गुरु शिखर पड़ती है सिरोही जिले में। राजस्थान का एक सिरोही जिला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये पड़ती है। और आपने नाम सुना होगा राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन जिसे कहते हैं माउंट आबू। क्या कहते हैं? माउंट आबू। वहीं पर ये गुरु शिखर है जो कि सबसे ऊंची चोटी है अरावली रेंज की। और ये अरावली पर्वतमाला है, ये एक प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि हिमालय पर्वत क्या है? एक नवीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। जो अरावली रेंज है ये निकलती है जैसे ये गुजरात में, ठीक है, फिर राजस्थान में, फिर हरियाणा में और फिर दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार क्षेत्रों में ये जो इसका विस्तृत है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? ऑप्शन ए रोडिनिया, बी पेनुसिया, सी पेंगेर, डी गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोंडवाना लैंड, क्योंकि जो भारतीय प्लेट है, जिस भारत भूखंड में हम रहते हैं, तो ये जो एक प्लेट बनी हुई है, ठीक है ना, शुरुआत में जो पृथ्वी है यहाँ पर ये महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप का जो एक साथ थे, ये सभी एक साथ थे। ठीक है, इनका क्या हो गया? विभाजन। ये अलग अलग क्षेत्रों में चले गए खिसक खिसक के। ठीक है, उनमें से एक जो पार्ट था वह था गोंडवाना लैंड। और उस गोंडवाना लैंड जो हिस्सा था उसका, उसी का एक हिस्सा है भारतीय प्लेट। क्या है? भारतीय प्लेट उसका ही हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। तो आपको ये भी समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितने फुट ऊपर है? दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा है, और पूछा है कि भाई कितने फुट ऊपर है, मीटर में नहीं पूछा। तो इसका आंसर होगा 29,000 फुट ऊपर है ये। ठीक है ना, समुद्र के स्तर से। ठीक है, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये 29,000 फुट ऊपर है। और यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको तो लगभग 8,848 या 8,850 मीटर ये निकल के आता है। ठीक है, ये इतना अंतर क्यों आ रहा है 2 मीटर का? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भारतीय प्लेट है, माना कि ये भारतीय प्लेट है, ठीक है, और ये है ऊपर यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेट है। ठीक है, अब दरअसल जो भारतीय प्लेट है ये इधर खिसकती रहती है, और यहाँ पर ये बीच में जो क्षेत्र है ना ये हिमालय पर्वत है। और ये हिमालय पर्वत जब ये इधर खिसकती रहती है यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है, इसकी ऊंचाई बढ़ भी जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन बढ़ जाती है। तो यहाँ की इसकी 8,848 या 8,850 मीटर, कोई भी ऑप्शन हो आप इसको टिक लगा देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। और ये कहाँ पे है? हिमालय रेंज में। कहाँ पे? हिमालय जो पर्वतमाला है वहां पर माउंट एवरेस्ट है। किस देश में पड़ती है?
जो बचपन होता है तो वहां पर हम पढ़ते थे कि भारत में पढ़ते हैं, भारत में नहीं पढ़ते, नेपाल में पढ़ती है ये। ठीक है ना, नेपाल में इसको जो स्थानीय लोग हैं उसे वह कहते हैं इसको सागर माथा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि सागर माथा भी आए तो भी वह क्या है, माउंट एवरेस्ट ही है। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गैसों में से शनि ग्रह के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि जो शनि ग्रह है उस ग्रह पर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वह पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। शनि ग्रह के संबंध में एक और अतिरिक्त जानकारी ये है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। क्या है? जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, ऐसे ही शनि ग्रह के भी उपग्रह है। उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, उपग्रह कौन सा है? टाइटन। क्या नाम है उसका? टाइटन। और यदि हम दूसरी बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह का घनत्व, यदि घनत्व की बात करें तो सभी जो 8 ग्रह है उसमें सबसे कम वो होता है, वो शनि ग्रह का घनत्व होता है। और ये कितना होता है? पानी से भी कम, यानी जल से भी कम होता है ये। और यदि जल से घनत्व यदि कम होगा तो माना कि ये है जल। ठीक है, यहाँ पे जल भरा दिया और यहाँ पर रख दिया हमने क्या, शनि ग्रह। शनि ग्रह को जैसे रखेंगे तो चूंकि इसका घनत्व है वो पानी से भी कम है तो पानी में तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये घनत्व इस तरीके से याद रखना है। हालांकि शनि ग्रह बहुत बड़ा है तो यहाँ पर पानी में तो इतना पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन यदि हम वैसे अध्ययन के लिए कर रहे हैं कि यदि पानी से भी कम घनत्व है इसका, इसलिए सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 16, विवेकानंद पत्थर समुद्र के बीच कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोचीन, बी कोलकाता, सी कन्याकुमारी, डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कन्याकुमारी। कहाँ पे है? कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी तमिलनाडु है और जो श्रीलंका है, ठीक है ना, श्रीलंका और तमिलनाडु, जो भारत का स्थलीय जो निचला हिस्सा है वो कन्याकुमारी कहलाता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा कहते हैं ना हम, तो कन्याकुमारी क्षेत्र वहीं पर है, वहां पे है स्वामी विवेकानंद पत्थर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूएनएफ ट्रिपल सी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेंग, बी बॉन, सी बर्लिन, डी जिनेवा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बॉन। ठीक है, कहाँ पे है? बॉन। और यूएनएफ ट्रिपल सी होता है क्या है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है वह कहलाती है यूएनएफ ट्रिपल सी। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक तरीके से प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वह है बोन में। बोन कहाँ है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। और हेग कहाँ पड़ता है? हेग भी एक यूरोप का शहर है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड भी एक क्या है, यूरोप में स्थित एक देश है। जर्मनी भी यूरोप का देश है। बर्लिन, बर्लिन भी कहाँ पे है? जर्मनी में। कहाँ पे है? जर्मनी में। यदि जेनेमा की बात करें तो जेनेमा है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहाँ पर बहुत बर्फ पाई जाती है तो वहां पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है जो वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था? ए इंदिरा गांधी पॉइंट, बी मन्नार की खाड़ी, सी श्री सैलम पॉइंट, डी निकोबार द्वीप। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये मत समझ लेना कि तमिलनाडु में, नहीं। यदि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात होगी तो वह है, कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसे। दोस्तों यदि हम बात करें कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो वह है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है, यदि हम वर्तमान की बात करें तो अब ये पड़ेगा लद्दाख में, क्योंकि अभी लद्दाख है। और जब पहले जम्मू कश्मीर में पड़ता था लेकिन अब लद्दाख में पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सियाचिन ग्लेशियर है वो लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और साथ ही यदि हम बात करें दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट है। यदि हम करें कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो पूर्वी है बालांगू। क्या है? बालांगू, जो कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो क्षेत्र है इधर का पूरब का वह आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश नहीं, सॉरी, ये ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हम गलत बोल गए हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और सर क्रीक की यदि बात करें तो यहाँ पर ये पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा सर क्रीक? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर लद्दाख में। ठीक है, इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश बालांगू में। और यहाँ पर यदि बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की तो सरक्रीक, जो कि गुजरात में पड़ेगा। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 19, बुलर झील सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका आंसर होगा बुलर झील पड़ती है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पहले यहाँ पर था आर्टिकल आर्टिकल 370 एंड 35 से यहाँ पर मौजूद था, 35 से, जहाँ इसके कारण जम्मू कश्मीर एक राज्य था और इसको विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसे 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 से हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। तो आपको ये याद रखना है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर एक और झील है बढ़िया वाली, वो है डल झील। क्या है? डल झील, ये भी आपको याद रखना है। और लद्दाख में एक झील काफी अभी खबरों में चल रही है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है ना, तो वो एक क्षेत्र है, वह है पेंगोंग झील। पेंगोंग सो झील बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, झगड़ा जो चल रहा है भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो ये पेंगोंग झील है ना, आधी, क्योंकि आधा क्षेत्र है वो पड़ जाता है इसमें चीन में, आधा पड़ता है भारत में लद्दाख के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये यदि हम बात करें इसकी तो ये लद्दाख में पड़ती है, ये भी खबरों में, इसलिए आपको ये भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी विषुव, डी एरियल ग्रहण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विषुव, क्योंकि जब पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन रहेगी तो उसे कहते हैं विषुव की स्थिति। दरअसल जब ये पृथ्वी है, माना कि ये ग्रह है पृथ्वी, और इसके बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिससे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जब सूर्य इस विषुवत रेखा के लंबवत होता है, यानी जस्ट ऊपर होता है, तो उस समय पर दिन और रात बराबर होते हैं। और पृथ्वी पर ऐसा दो टाइम होता है, कौन सा? एक तो होता है 21 मार्च। कब होता है? 21 मार्च को। और दूसरा होता है 23 सितंबर को। कब होता है? 23 सितंबर को। तो आपको ये याद रखना है। और इसको कहते हैं विषुव की स्थिति। उस समय पर क्या है, आप 21 मार्च को और 23 सितंबर को देखना, ठीक है ना। आपको रात और दिन बराबर मिलेगा, यानी 12-12 घंटे के मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जैसे ही आगे पीछे जाएंगे तो आपको इनमें अंतर लगेगा, ऊपर नीचे। टोटल रात दिन 24 घंटे होंगे, लेकिन इसमें रात दिन कभी 10-14 हो जाएगा, कभी 13 और 11 हो जाएगा, ऐसे अंतर होता रहता है। लेकिन ऐसे केवल 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जहां पर दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। और किस कारण से होंगे आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तट यानी रिवर रिवर राइन बंदरगाह है? ऑप्शन ए कोच्चि, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी तूतीकोरिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कौन सा? बताइए जरा, इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोलकाता, ठीक है। क्या होगा? कोलकाता, ठीक है। तो ये याद रखना है, कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल की राजधानी, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और ये किस नदी पर है? यदि ये रिवर राइन बंदरगाह है तो किस नदी पर है? हुगली नदी पर। क्या है? हुगली नदी पर ये स्थित है। और ये एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, यानी कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि हम बात करें कोच्चि की तो यह है केरल में। कहाँ पे है? केरल में। मुंबई की बात करें, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में है, ठीक है। और तूतीकोरिन की बात करें तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये भी आप याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, एक विश्व वर्ष में कितनी बार आता है? तो हाल ही में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। और कब आता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत यानी सीधी आती है, जब विश्व की स्थिति पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? दोस्तों इसका आंसर होगा मेसेजोइक। जो काल था उसमें डायनासोर है वो फले फूले थे, इसीलिए इस काल को कहते हैं डायनासोर काल। क्या कहते हैं? डायनासोर काल, क्योंकि डायनासोर इस समय फले फूले थे। क्वेश्चन नंबर 24, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज मौजूद होता है? ऑप्शन ए थोरियम। थोरियम है ये, थेरियम नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। थोरियम, बी टेल्क सी माइका, डी गलेना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों थोरियम।
क्योंकि जो मोनाजाइट रेत है वहां पर उसमें थोरियम नामक जो खनिज है वो मौजूद होता है, और थोरियम नामक खनिज है वो भारत में पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है ना। और इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, यानी एनर्जी बनाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका आप सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्पेशल तकनीक चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो कि काफी एडवांस होती है और हाल ही में सुलभता से उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे प्रयास जारी है ताकि हम अपने जो खनिज संसाधन है उसका अच्छे से दोहन करके अपनी ऊर्जा की पूर्ति को पूरी कर सके, ठीक है। क्योंकि ये हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो आपको ये पता होना चाहिए यदि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो किस कहाँ पर ये मिलता है। तो ये मोनाजाइट रेत में मौजूद होता है, जहां से हमें पृथक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट यानी एस्टेरॉइड बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? ऑप्शन ए मैकमेक, बी प्लूटो, सी सरेस, डी एरिस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरेस, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है यानी एस्टेरॉइड बेल्ट है उसमें सरेस, इनमें से सरेस है जो बौना ग्रह में मौजूद है। इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट होती क्या है? जैसे ये है सूर्य, ठीक है, ये क्या है? सूर्य, और इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ है, क्या है? ग्रह है। और ग्रह में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आता है फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा? मंगल ग्रह। और फिफ्थ नंबर पर आएगा क्या? बृहस्पति ग्रह। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति है, इनकी परिक्रमा है ये, ठीक है ना, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो उसके बीच में एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं इसको? एस्टेरॉइड बेल्ट। और यहाँ पर बौने ग्रह यानी छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दरअसल ये पिंड होते हैं जैसे ग्रहों में कुछ ऐसा टूट के चले जाते हैं ना कभी कभी, तो वो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे होते हैं। एक बार क्या हुआ, जैसे पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी में जो हमारा देश है उसके ऊपर एक बार क्या हुआ था, एक ऐसा ही कुछ क्षुद्र ग्रह जो है वहां से एक वो आ गया था ग्रह, बौना ग्रह आ गया था, और वहां पर एस्टेरॉइड है वो गिर गया था, ठीक है। तो वो जमीन धंस जाएगी तो वहां पर नीचे गड्ढा बढ़ जाएगा, और गड्ढा बढ़ जाएगा तो वहां पर पानी भरेगा। तो वह पानी भर गया तो उसको बोलते हैं लोनार झील, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? लोनार झील। ये कहाँ पे गिरा था? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये खबरों में भी है। क्यों खबरों में है? क्योंकि यहाँ इस झील है, इसके पानी में अभी कलर में चेंज हो गया था, इसलिए खबरों में पूछा जा सकता है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और किससे बनी है ये बनी है एक बौने ग्रह के गिरने से बनी है। क्वेश्चन नंबर 26, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड है दोस्तों, वह पुराना है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन से मंडल में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल, डी थर्मोस्फियर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मंडलों की, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, और इसके यदि ऊपर की बात करें तो यहाँ पे होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है बहिर्मंडल, ठीक है। यदि हम क्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। कितना है? 13 किलोमीटर। उसके बाद समताप मंडल आता है। तो समताप मंडल में ही ओजोन ओजोन जो परत है वह पाई जाती है, ओजोन परत की उपस्थिति होती है। और जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, सूर्य से जो आने वाली किरणें जिनको बोलते हैं परावैंगनी विकिरण, यानी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि काफी हानिकारक होती है। जो ओजोन परत है वह उन परावैंगनिक विकिरणों को जो कि सूर्य से आ रही है पृथ्वी की ओर, यह रोक लेती है, जिससे कि यहाँ पर नुकसान कम से कम हो। और जलवायु परिवर्तन की स्थिति होने के कारण यहाँ पर ओजोन की परत में छिद्र हो गए थे, ठीक है। तो ये भी एक हानिकारक स्थिति मानी जाती है कि ओजोन परत में है वह छिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिद्रों से डायरेक्ट फिर क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ जाती है। और समताप मंडल में ही जैसे हमारे जो प्लेन होता है ना, जैसे एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या फिर अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय जो परिवहन होता है, हवाई परिवहन होता है हवाई जहाजों के द्वारा, तो वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो हवाई परिवहन है वह समताप मंडल में होता है, ओजोन परत भी समताप मंडल में है, और इनका क्रम है वो इस प्रकार है। और यदि हम उसके बात करें, जैसे ये तो वायुमंडल हो गया,
जहाँ पर अलग अलग मंडल है, और साथ ही इसके बाद होता है स्पेस। स्पेस यानी अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है, जहां पर कोई गैस वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस में जैसे स्पेस में हम जैसे कृत्रिम उपग्रह भेजते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं, तो वो हम स्पेस में भेजते हैं। वायुमंडल से बाहर क्या है? स्पेस। क्वेश्चन नंबर 28, झेलम, चिनाब, बैरावी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी, डी गोदावरी नदी। तो यदि हम बात करें झेलम, चिनाब और रावी की, तो ये सहायक नदी है सिंधु नदी की। किसकी है? सिंधु नदी की। सिंधु नदी की, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ब्यास। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और एक खुद सिंधु नदी। ठीक है, यदि हम रावी, सतलज और ब्यास, तो इसके जो पानी है इसका अधिकतम दोहन कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, और झेलम, चिनाब और सिंधु नदी, इसके अधिकतम पानी का दोहन कौन करता है? पाकिस्तान करता है। ठीक है, तो आपको इसकी सहायक नदियों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी शनि, डी बुध। तो यहाँ पर बात करें हम लोग प्लूटो, प्लूटो को वर्तमान में ग्रह नहीं माना जाता है, केवल 8 ही ग्रह माने जाते हैं। प्लूटो को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि प्लूटो का जो परिक्रमण पथ है, जो अन्य ग्रह हैं तो उनके पथ को प्रतिच्छेद कर देता है, इसलिए इसे ग्रह नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। यदि उड़ीसा में हम बात करें मयूरभंज, ठीक है ना, तो मयूरभंज नाम का एक जिला है जहां पर ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31, टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर यदि बात करें रेगिस्तानों के संबंध में, तो ये ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी नामीबिया, सी चीन, डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आंसर सी। ठीक है, चीन में टकला मकान रेगिस्तान पाया जाता है। चीन का जो सिक्यांग क्षेत्र है, एक क्षेत्र है चीन का जिसको बोलते हैं सिक्यांग क्षेत्र, तो वहां पर यह टकला मकान रेगिस्तान पाया जाता है। और साथ ही यदि हम बात करें, चीन में एक और रेगिस्तान है जिसका नाम है गोबी रेगिस्तान। क्या है? गोबी रेगिस्तान। तो ये भी कहाँ पर पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। और चीन में कहाँ पे? चीन में जो चीन और मंगोलिया की सीमा है, चीन और मंगोलिया की सीमा है, तो यहाँ पर बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, यदि हम सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पर अरेबियन रेगिस्तान है। क्या नाम है इसका? अरेबियन रेगिस्तान। यहाँ पर नामीबिया की बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है नामिब रेगिस्तान। ठीक है, अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया रेगिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में रेगिस्तान पाए जाते हैं। और यदि हम बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा था, उसे कहते हैं सहारा रेगिस्तान। क्या है? सहारा रेगिस्तान, जो कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसमें से 11 देशों में ये मौजूद है। 11 देशों में ये मौजूद है। अभी हम नक्शे के माध्यम से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये है चाइना, और चाइना का ये क्षेत्र सिक्यांग क्षेत्र में, यहाँ पर ये टकलामकान रेगिस्तान। साथ ही यहाँ पे ये है मंगोलिया। क्या है ये? मंगोलिया। ये है चाइना। ठीक है, और इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके बीच में, सीमाओं के बीच में यहाँ पाया जाता है कौन सा? गोबी रेगिस्तान। हम भारत की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में थार का रेगिस्तान जो कि पाया जाता है भारत के राजस्थान और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, तो वहां पर ये भारत पाकिस्तान के बीच थार का रेगिस्तान मौजूद है। यदि हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो वो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पाया जाता है, सहारा रेगिस्तान, जो ये 11 देश है तो यहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, और जो नामिब रेगिस्तान है वह पाया जाता है नामीबिया में। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें दक्षिणी क्षेत्र में एक देश है नामीबिया। ठीक है, ये ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता है कौन सा रेगिस्तान? नामिब रेगिस्तान। और यहाँ पर है ये एशिया ही में सऊदी अरब। ठीक है ना, तो सऊदी अरेबिया में अरेबियन रेगिस्तान यहाँ पर मौजूद है। इस तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर जो अलग अलग नामों से रेगिस्तान मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 32, गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर नहीं गुजरती है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा गुजरात, क्योंकि गोदावरी नदी है वह गुजरात से नहीं गुजरती है, और यहाँ पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से गुजरती है।
गोदावरी नदी है उसका जो उद्गम होता है वह होता है त्र्यंबकेश्वर से, जो कि नासिक में पड़ता है। और ये पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये पड़ता है पश्चिमी घाट के अंतर्गत, ठीक है। और जो ये उद्गम होके यहाँ से और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी प्रवाहित हो जाती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। साथ ही इसके दक्षिण की गंगा भी इसे कहा जाता है। यदि हम गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ये सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा और मंजरा। तो यहाँ से अलग अलग रूपों में प्रश्न आ सकता है, जिसको आप अब आसानी से हल कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है आरती साहा। ऑप्शन सी इसमें सही है। और इंग्लिश चैनल यदि हम मैप में देखें तो ये पड़ता है यूरोप में। और यहाँ पर यूरोप में यहाँ पर देखिए हम, तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। जो हमने पहले पढ़ा था नीदरलैंड यहाँ पे है, जहाँ पर हेंग शहर था ना, यहाँ पे। और बॉन और बर्लिन कहाँ पे है? यहाँ पे जर्मनी में है, ठीक है। और इस तरीके से स्विट्जरलैंड में जो जिनेवा है वो यहाँ पे पड़ता है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें तो इंग्लिश चैनल है वो यहाँ पर है। तो इसको पार किया था, किसने किया था? पर आरती साहा ने, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी अफगानिस्तान, क्योंकि जो सिंधु नदी है वह चीन से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश कर जाती है और अंततः है पाकिस्तान में जाती है और अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। तो सिंधु नदी है वह यहाँ पर तिब्बत है, जो कि चाइना के अंडर आता है। तो यहाँ पर तिब्बत से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील के निकट से ये निकलती है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में बोकुड़चू के निकट से ये यहाँ पर प्रवेश यहाँ से निकलती है। और यहाँ से निकल के फिर चली जाती है यहाँ पर भारत में लद्दाख के क्षेत्र में, फिर यहाँ पे निकल इधर के और फिर जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऐसे प्रवाहित होके साथ ही यहाँ पे अरब सागर में ये प्रवाहित हो जाती है। यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हाल ही में हमने प्रश्न भी किया था, और उसमें जो महत्वपूर्ण सहायक और नदियां हैं वह है श्योक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, जास्कर। ये सारी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। साथ ही यदि मैदानी भाग में बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीन, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, जबकि अफगानिस्तान है वो यहाँ पे पड़ता है और अफगानिस्तान में ये नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो कर्क रेखा है वह मणिपुर से नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान से ही गुजरती है, इसलिए आंसर हो जाएगा मणिपुर। दरअसल कर्क रेखा है भारत के बीच लगभग बीचों बीच से निकलती है, और ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, साथ ही झारखंड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो कर्क रेखा यदि मैप में देखें हम तो यहाँ पर ये गुजरात है, तो यहाँ से गुजरात से निकलती है। साथ ही राजस्थान का जो निचला हिस्सा है यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो यहाँ पर इस क्षेत्र से निकलते हैं। फिर मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश से निकलते हैं छत्तीसगढ़, और फिर यहाँ पर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और फिर यहाँ पर बांग्लादेश से भी गुजरती है ये। उसके बाद यहाँ पर है ये क्या है? त्रिपुरा। क्या है ये? त्रिपुरा। साथ ही यहाँ पर है ये मिजोरम, तो यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, यानी 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 36, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? तो बेलूर मठ दोस्तों है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे ये? पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रामकृष्ण मिशन, आपने सुना होगा रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो इसका ये हेडक्वार्टर है, बेलूर मठ में इसका क्या है? हेडक्वार्टर, ठीक है। और इसकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1897 में, यानी 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, मानवता के कल्याण के उद्देश्य के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कृष्णा नदी विवाद में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु, क्योंकि कृष्णा नदी विवाद में तमिलनाडु शामिल नहीं है।
कृष्णा नदी है उसका उद्गम होता है महाबलेश्वर के निकट से, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है। और कृष्णा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। यदि हम कृष्णा नदी के सहायक नदियों की बात करें तो वह तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, डॉन, भीमा, कोयना, मूसी, वरना, पंचगंगा और दूधगंगा। तो यहाँ पर ये साउथ की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा देश भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मालदीव, सी म्यांमार, डी फिलीपींस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप सभी जानते होंगे, म्यांमार। क्योंकि मालदीव है वो जलीय सीमा और साझा करता है, लेकिन स्थलीय सीमा है वो म्यांमार ही साझा करता है। और भारत के जो देश है उसके साथ जो साझा सीमा करते हैं उनको अभी हम नक्शे में देखते हैं। तो भारत के साथ है वो सीमा है, सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। ये लगभग 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश की। यदि आप देखोगे तो ये चारों तरफ सीमा है। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ बांग्लादेश के कौन है? यहाँ पर है भारत, और यहाँ पर बांग्लादेश के एक एक देश के साथ और म्यांमार के साथ भी सीमा लगती है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। साथ ही यदि हम दूसरे देश की बात करें तो भारत की सेकंड नंबर पर सबसे लंबी सीमा है चाइना की। ठीक है ना, चाइना की हम लद्दाख से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, यहाँ पे सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमा है वह है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में यदि बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे जाए तो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आता है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। 5 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें फिर आता है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार के साथ हमारी सीमा साझा होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, राज्यों के साथ। उसके बाद आता है भूटान, तो भूटान के साथ हमारी सीमा साझा होती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा साझा होती है। यहाँ पर थोड़ी सी 106 किलोमीटर की सीमा हमारी साझा होती है। यदि हम इन सभी देश पड़ोसी देशों की राजधानियों की बात करें तो म्यांमार की राजधानी है नई पैताब। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, भूटान की राजधानी है क्या? थिम्पू, नेपाल की राजधानी काठमांडू, बीजिंग, चाइना की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी है क्या? काबुल। तो आपको ये भी याद रखना है। श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारी जलीय सीमा लगती है, ना कि स्थलीय सीमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य का मूल तत्व क्या है? तो सूर्य का मूल तत्व है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। दरअसल हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य हमारे सौर मंडल का क्या है? प्रमुख है। जो मेन है हमारे सौर मंडल का वह सूर्य है। और सूर्य एक गैस का गोला है। क्या है? एक गैस का गोला, जिसमें 71% तो हाइड्रोजन है और जो 26.5% है वह है हीलियम। ठीक है, जो सूर्य है तो वो काफी रोशनी देता है, ठीक है, प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है पूरे सौरमंडल को। ठीक है, और यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती रहती है, वो नाभिकीय संलयन क्रिया कैसे होती है? 4 हाइड्रोजन के नाभिक है वह एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से ये नाभिकीय संलयन की क्रिया लगातार बनती रहती है और इससे ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ये ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। ठीक है, और यदि हम पृथ्वी की बात करें तो जो टोटल जो ऊर्जा है या टोटल जो प्रकाश है, सूर्य ताप है सूर्य का, उसका लगभग 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? तो इसका दोस्तों आंसर होगा एक, क्योंकि पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है प्राकृतिक रूप से, वह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। ठीक है, और यदि हम चंद्रमा की बात करें तो इसकी परिक्रमा का कितनी होती है? तो इसकी परिक्रमा जो होता है उसका काल होता है 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है, एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में ये पूरी करता है, और इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। इसीलिए ये जब हम चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो उसका केवल एक भाग दिखाई देता है। लगभग चंद्रमा का 57% भाग ही हमें दिखाई देता है, केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्लूटो। प्लूटो जो ग्रह है इसको ग्रह भी नहीं कहा जाता, तो ये एक बोना ग्रह कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए डैन्यूब, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो यहाँ पर यदि बात करें तो सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली जो नदी है वह है डैन्यूब, और डैन्यूब जो नदी है वह मौजूद है कहाँ पर? यूरोप में। कहाँ पर? यूरोप महाद्वीप में। यदि गंगा की बात करें तो गंगा नदी केवल भारत में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वो चाइना से निकलती है, तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। यदि सिंधु की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है चाइना में, और फिर उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, फिर अरब सागर में ये प्रवाहित हो जाती है। और डेन्यूब जो नदी है ये 10 देशों में, यूरोप के 10 देशों में होकर ये प्रवाहित होती है। इसका जो उद्गम होता है वह होता है ब्लैक फॉरेस्ट से। जर्मनी एक यूरोप का देश है और उसमें ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट नाम से एक पर्वत है, तो वहां से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पे गिर जाती है? काले सागर में, यानी ब्लैक सी में। काले सागर में ये प्रवाहित हो जाती है, यानी काले सागर में गिर जाती है। इसमें बीच में लगभग 10 देशों से ये प्रवाहित होती है। यदि हम मैप के माध्यम से देखें तो यहाँ से जर्मनी है ये, और यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट से ये निकलती है, और ये यहाँ पर फिर बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ठीक है, फिर स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से गुजरती है, फिर हंगरी से गुजरती है, फिर क्रोएशिया से निकलती है, फिर सर्बिया से, बुल्गारिया से, मालदोवा से, यूक्रेन से, रोमानिया से, इन सबसे निकलते हुए और कहाँ गिर जाती है? इसमें ब्लैक सी में। ये क्या है? ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पर फिर मतलब यहाँ से निकलती है, 10 देशों को पार करते हुए ब्लैक सी में निकलती है, इसे इसलिए ये काफी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट, 32 मिनट। तो लगभग कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट, ठीक है। और एग्जैक्ट यदि हम बात करें तो 8 मिनट, कितना? 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो इतने समय में पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश या रोशनी पहुंचती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, अमावस्या के अवसर पर जब पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, बी चंद्र ग्रहण, सी संध्या ग्रहण, डी चश्मा ग्रहण। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? सूर्य ग्रहण। क्या होगा? सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पर यदि सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये पड़ता है अमावस्या को। कब पड़ता है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण में होता कैसे है इसको समझिए, ठीक है। ये है सूरज, क्या है? सन, ठीक है। और ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। दरअसल ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर निकालती है, ठीक है ना, परिक्रमा करती है किसकी? सूरज की। और जो पृथ्वी है उसकी परिक्रमा करता है कौन? चंद्रमा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा है, वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर ये सूर्य है, यहाँ से ये रोशनी जा रही है, और यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये बीच में आ गया, और बीच में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? जो रोशनी जा रही है सूर्य की वो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी तो यहाँ अंधेरा होगा। और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। और ये कब होता है? अमावस्या को, ठीक है। और आगे बात करें चंद्र ग्रहण की तो यहाँ पर पूर्णिमा को होता है ये। अब इसमें क्या होता है? जब ये जो चंद्रमा है ये परिक्रमा करते हुए इधर पहुंच जाता है, इधर जब ये पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या है? अब आ गया, इधर सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, इधर हो गया चंद्रमा। तब ये सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी रोक लेगी, और यहाँ पर चंद्रमा पर क्या होगा? रोशनी नहीं जाएगी। तो फिर हमें कैसा दिखेगा चंद्रमा? ब्लैक दिखेगा, काला दिखेगा। यहाँ पर रोशनी चमकता हुआ ये दिखाई नहीं देगा। इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर क्या लग गया है? ग्रहण लग गया है, ठीक है। ये पूर्णिमा को होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे खगोलीय विज्ञान में, खगोलीय व्यवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की 3 नदियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिगत नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी कावेरी। तो यदि हम बात करें भूमिगत नहीं है तो इसका ये है सरस्वती, ठीक है ना। क्योंकि सरस्वती नदी है वह भूमिगत नदी है, ठीक है ना। ये भूमिगत नदी है क्योंकि गंगा है, गंगोत्री से निकलते हुए आती है, यमुना यमुनोत्री से निकलते हुए आती है, और सरस्वती है वो अंदर ही अंदर भूमिगत नदी है, बाहर दिखाई नहीं देती। और इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये कहाँ होता है? प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज है यूपी में। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन योगी सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब कहा जाता है इसको प्रयागराज, जो कि यूपी में है। और यहाँ पर लगता है
कुंभ मेला, क्या लगता है? कुंभ मेला। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस कुंभ मेले में स्नान करना काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना का प्रवाह दिखता है, लेकिन सरस्वती का वो की एक भूमिगत नदी है, बाहर दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 46, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो बने होते हैं वह बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से तारे मिलकर बनते हैं। दरअसल हाइड्रोजन के जो परमाणु वो संयोजित होकर हीलियम के परमाणु का निर्माण कर देते हैं। क्या करते हैं? हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं, यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यहाँ पर जो तारे हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। सूर्य भी क्या है? तारा ही तो है। तो तारे चमकदार क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हील हाइड्रोजन के परमाणु वो हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं और यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए यहाँ पर चमक हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। यहाँ पर पार्थिव ग्रह का मतलब होता है पृथ्वी जैसा ग्रह। तो यहाँ पर बुध भी पार्थिव ग्रह, शुक्र भी पार्थिव है, मंगल भी है और खुद पृथ्वी। तो माने ये जो 4 ग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी, ये पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, ये पार्थिव ग्रह हैं और इनको दूसरे नाम से जाना जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इन्हें? आंतरिक ग्रह। इसमें पूछा पार्थिव ग्रह नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है। यदि हम बात करें तो ये बृहस्पति है, शनि है और अरुण। कौन सा? अरुण और वरुण। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये क्या है? ये है बाह्य ग्रह, इनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो आपको आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर समझ में आ गया होगा और पार्थिव ग्रह कौन सा ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति, क्योंकि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह वह है बृहस्पति। यदि हम आकार की दृष्टि से ग्रहों के क्रम को समझे तो सबसे बड़ा ग्रह है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा कहलाएगा? फिर बुध ग्रह। सबसे छोटा आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और पृथ्वी कौन से नंबर का है? तो पृथ्वी है 5वें नंबर का, ठीक है। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का, ये भी आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो ऑप्शन ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। यदि हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो सबसे नजदीक है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। यदि हम सौर मंडल की बात करें तो ये है हमारा सूर्य। सूर्य के इधर जाएंगे तो हमें सबसे पहले पड़ेगा बुध ग्रह। ये कौन सा है? बुध ग्रह। फिर उसके बाद शुक्र पड़ेगा, फिर उसके बाद पृथ्वी पड़ेगा। तो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर का, सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। फिर उसके बाद मंगल पड़ेगा, ठीक है, फिर बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, यानी शुद्ध ग्रहों की जो बेल्ट है वो यहीं पर स्थित है। उसके बाद शनि आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर वरुण आएगा। तो इस प्रकार से ये सौर मंडल का पूरा हिस्सा है जिसमें 8 ग्रह है। वो सूर्य की दूरी के हिसाब से यहाँ पर 8 ग्रह का क्रम इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा क्या? शुक्र। शुक्र ग्रह है, उसकी जो परिक्रमण और घूर्णन की जो दिशा है वह पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर एक और ग्रह है ऐसा, वह है अरुण। कौन है? अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जिनकी जो परिक्रमण और घूर्णन की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है। बाकी जो अन्य 6 ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, ठीक है, शनि, वरुण वगैरह, तो उनकी जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है वो पश्चिम से पूरब है, उल्टा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस प्रकार से आपके भूगोल के 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। आने वाले समय में आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और आने वाले हैं भूगोल के। इस प्रकार यदि आप भूगोल के प्रश्नों को सही से अध्ययन करोगे और आप सही से पढ़ोगे तो आपके भूगोल के प्रश्नों से प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक 1-2 बार जरूर पढ़िए, ठीक है ना। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को सीखने को मिला हो और आपके एग्जाम के लिए सहायक हो तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है। और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।